चलिए, तो फिर आज हम लोगों ने डायगोनलाइजेशन जो है उस प्रोसेस में थोड़ा हम आगे बढ़े। हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास। तो एक तो हमने ये प्रोसेस देखी थी, अगर इसके जितने भी आइगन वैल्यूज हैं, हर एक की ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बराबर है, तो फिर अगर ऐसा है तो ये डायगोनलाइजेबल होगा, मतलब किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। और एक सुबह दूसरी थ्योरम हमने ये पढ़ी थी कि अगर जो n इसके आइगन वेक्टर्स होंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यही पढ़ा है। यस सर। हाँ, और ये दोनों ही दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के n आइगन वेक्टर्स हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो डायगोनलाइजेबल है, और डायगोनलाइजेबल है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये प्रूफ किया था। और दूसरी थ्योरम हमने की थी कि अगर हर एक आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बराबर हो तो फिर वो डायगोनलाइजेबल है, और डायगोनलाइजेबल है तो ऐसा होगा। थ्योरेटिकल बेस तो हमने बना लिया, लेकिन पिछली क्लास में इतना टाइम नहीं हो पाया कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकें और छोटी छोटी चीजें हम थोड़ा और क्लियर कर सकें। तो अब हम शुरू करते हैं फिर यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रूव दैट द रैंक ऑफ एवरी मैट्रिक्स, ये पहले भी आ चुका होगा मेरे ख्याल से, रैंक ऑफ एवरी मैट्रिक्स सिमिलर टू ए is the same as that of A। अगर ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो दोनों की रैंक बराबर होगी, ये कहा जा रहा है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? कोई चीज दिमाग में आ रही है? नहीं। लेट ए एंड बी बी सिमिलर मैट्रिसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस implies there exists a non-singular matrix such that B equal to P inverse AP। ठीक, तो दोनों की रैंक बराबर होगी अब ए और बी की। क्यों? दोनों के डिटरमिनेंट बराबर है। तो दो अगर मैट्रिसेज हैं, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। दोनों के नहीं, उसमें ये था कि ज्यादा अच्छा लॉजिक हमने ये पढ़ा था, अगर किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो रैंक में कोई बदलाव नहीं आता। पढ़ा था। यस सर। तो ए आपके पास मैट्रिक्स है, आप उसको पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पी कैसा है? इन्वर्टिबल। हाँ, तो नॉन सिंगुलर है ना। तो बस, तो इसलिए रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम प्रूफ कर चुके हैं बच्चों, रैंक वाले चैप्टर में। तो ये वहां से यूज करना था, तो इतना लिख लेंगे अब। यस सर। We know that if we multiply a matrix by non-singular matrix, there is no change in rank, so rank of A and B will be same। हो गया, आगे बढ़े ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let A and B be n-road
square matrices. And determinant A is non-zero, मतलब A नॉन सिंगुलर है. Prove that A inverse B and B A inverse have the same eigenvalues. कैसे प्रूफ करेंगे? सर अगर सिमिलर प्रूव कर देते हैं. वेरी गुड. कैसे? बहुत बढ़िया. लॉजिकली आपने अच्छी बात कही. कैसे कर रहे हैं? थोड़ा सा ये सोचिएगा. सर अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मिल जाती जिसके जरिए हम ए नॉन ट्रांसफॉर्मेशन. सिंगुलर है, दे रखा है. तो अगर ए को आप ए इनवर्स बी और ए इनवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा? बी ए इनवर्स. बी ए इनवर्स. बी ए इनवर्स. और बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी एक चीज किससे सिमिलर होना चाहिए? सिमिलर. ए इनवर्स बी के होना चाहिए या नहीं? यस सर. यस सर. तो ये ए इनवर्स बी के सिमिलर है और वैसे इसकी वैल्यू बी ए इनवर्स है. तो क्या कंक्लूजन निकला? सिमिलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सेम होती है. तो ये दोनों के सेम होंगे. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अरे भाई, बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आ पाई है या नहीं? मैंने तो क्वेश्चन था तो मैंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखाई, केवल समझा दिया है. यस सर, आ गई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ यूनिटरी मैट्रिक्स लेते हैं इस बार. इफ यू बी a unitary matrix such that u theta au equal to diagonal matrix of lambda 1 up to lambda n. ऐसा आ रहा है. प्रूव दैट. यार ये कहाँ पहुंच जाता है? प्रूव दैट lambda 1 up to lambda n are eigenvalues of A. U कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n जो है ये A के आइगन वैल्यूज हैं. ये प्रूफ करना है. कैसे करेंगे? सोचिए बच्चों. ए को डायगोनलाइजेशन के सिमिलर दिखा देंगे. यू थीटा से यू से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई और यू थीटा से राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे. वेरी गुड. सिंस U is unitary, दिस इम्प्लाई U थीटा और U क्या हो जाएगा बच्चों? आइडेंटिटी. तो U थीटा की जो क्या लिख सकते हैं? ये इनवर्स. यस सर. तो अब जो गिवन है उसमें रख दो U थीटा की जो U इनवर्स. तो U इनवर्स ए यू अगर इतना मिल रहा है तो फिर क्या करना है? फिर तो हो गया डायरेक्ट. A is similar to diagonal matrix. This implies
ए इनवर्स ए यू कितना हो गया? इस डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब ए सिमिलर टू किससे सिमिलर हो गया ए? डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स के। हाँ, तो ए डायगोनलाइजेबल है, ये भी समझ में आ गया। और यस। तो ए के आइगन वैल्यूज वही होंगे जो डायगोनल मैट्रिक्स के होंगे, यही तो प्रूव करना था। पूरा हो गया समझ में? पूरा आया आप लोगों को या कहीं यस कुछ मिस हो रहा है? आगे सर। अच्छा, prove that if A is similar to matrix, then A transpose is similar to A. अगर A किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है तो A ट्रांसपोज A के सिमिलर होगा। ऐसा क्यों? डायगोनल एलिमेंट को ट्रांसपोज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर ए इनवर्स टी और ए इनवर्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल। बच्चों आप लोगों को समझ में आया? A इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स है तो मतलब एक इन्वर्टिबल मिलेगा P सच दैट P A इनवर्स P किसके बराबर होगा? देखिए अब ट्रांसपोज ले लो, P इनवर्स A P डी ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज डे ही मिलेगा या नहीं? यस सर। केवल डायगोनल एलिमेंट है, ट्रांसपोज में वही तो नहीं बदलते। इधर क्या हो जाएगा? पी टी ए टी पी इनवर्स टी। P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और P इनवर्स ट्रांसपोज, तो आप इसे लिख सकते हैं P इनवर्स हाँ बस ठीक है, इतना ही काफी है। पी टी और P इनवर्स टी, P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज इनवर्स। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 1 के बेस पे अगर आप कहते हैं कि ए सिमिलर है डी के, तो इस बेस पे क्या कहेंगे आप? ए ट्रांसपोज है डी के सिमिलर, यस सर। तो ए जो है वो डी के सिमिलर है और डी जो है वो ए ट्रांसपोज के सिमिलर है। तो इससे क्या समझ में आया? ए सिमिलर टू ए ट्रांसपोज। हाँ, या ए ट्रांसपोज सिमिलर टू ए की बात है, सिमेट्रिक भी है रिलेशन। सिमिलर है तो फिर ये उससे सिमिलर है या वो इससे, एक ही बात तो हुई। तो हो गया मेरे ख्याल से, बहुत छोटा सा था। एक क्वेश्चन करते हैं।
Prove that A equal to -944 -834 -1687. ये है आपके पास है, इज डायगोनलाइजेबल। ये प्रूफ करना है और फिर डायगोनल फॉर्म भी निकालनी है। तो कैसे करते हैं, कोई मेथड आपको मालूम है? या बताना है मैंने? सर अगर इसकी आइगन वैल्यू निकालें और हर एक आइगन वैल्यू की AMGM अगर इक्वल आ जाए। बिल्कुल, तो a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों। और यहाँ से मैं सीधे बता दे रहा हूँ कि लैम्डा की वैल्यू -1 और 3 है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाऊंगा, केवल मेथड सिखा रहा हूँ। ये हो गया। अब आप पहले इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। नाउ फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही। तो a माइनस लैम्डा होता था, तो a प्लस आई टाइम्स एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए आपके पास है, उसमें डायगोनल में 1 1 1 जोड़ दीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा -844 -844 -1688 x1 x2 कर लो सब। इसको सॉल्व करोगे, इससे रैंक देख के ही समझ में आ रही होगी कि 1 आएगी, बाकी दो तो 0 0 0 बन जाएंगे सब। कोफिशिएंट मैट्रिक्स से रैंक कितनी आएगी? यस सर 1 ही होगी। तो बच्चों जब n बाई n का मैट्रिक्स हो, रैंक r हो, तो n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो 3/3 का मैट्रिक्स है और रैंक आई नहीं है 1, तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे? सर 2। ठीक हो गया, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक हो गया, मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूं। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 है। प्रूव इट। So there will be 3 minus rank 1, that is 2 linearly independent solutions। तो 2 linearly independent solution मिलेंगे आपको। तो अब वो कैसे निकालेंगे linearly independent, वो भी लिखना पड़ेगा भाई। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन बनेगी -844, तो 4 से डिवाइड कर दो, -2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो 2 बनाते हैं इधर, एक इधर को इधर को। कैसे बनाए बच्चों, कोई तरीका याद है आप लोगों को? x1 को 0 कर लो। अरे क्यों नहीं कर सकते? x1 अगर 0 कर लो तो x2 प्लस x3 भी 0 आ जाएगा, तो 8 को 1 8 को -1 हो जाएगा या नहीं? यस सर।
तो ये एक वेक्टर मिल गया। क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. अगर वैसे 1 1 1 रखते तब भी सेटिस्फाई हो रहा है ना? यस सर। Yes, तो sir. पहला -2 आ गया ना, हो गया। 8 को x1 मान लो, 8 को x2 मान लो, किसी को भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, श्योर है? अभी तो ये Yes, ऑर्थोगोनल sir. भी है, अभी तो ये ऑर्थोगोनल भी है। देखो, डॉट प्रोडक्ट लो, पहले पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा। ऑर्थोगोनल है नहीं? यस सर। यस सर। ऑर्थोगोनल होते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होंगे ही, कन्वर्स सही नहीं है। चलो ठीक है, दो तो ये मिल गई। तो अब आपको किसके लिए निकालना है? ये तो फॉर लैम्डा इक्वल टू -1। 1 1 के लिए था भाई, दो एक और लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए करिए। क्या आप लोग कर सकते हैं इसको? यस सर। Yes, sir. करिए तो, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, a-3i, इट्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है बच्चों? यहाँ पर Sir, -12, -12. आगे बोलिए। Sir, 0 4. 4. अच्छा, दूसरा? -8 -8. 0. 4. तीसरा? -16. ठीक, 8. 4. चलिए ठीक है। बेसिकली आपको होमोजेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करनी होती है हमेशा। ठीक, आप क्या करें? Sir, rank निकालें. रैंक कितनी आ रही है? आप चाहे 4 से डिवाइड कर दें हर एक रो को, तो आपके लिए कैलकुलेशन कम हो जाएगी। R1 R2 R3 तीनों को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। सर 3 आ रही रैंक। रैंक 3 नहीं आनी चाहिए थी। Sir, 1 आ रही. 1 भी नहीं आनी चाहिए थी। दोनों ही गलत है।
रैंक 2 आनी चाहिए थी। कमाल है यार। 18 यस सर, रैंक 2 आ रही है। चलो रैंक 2 आ रही है बच्चों। यस सर। तो रैंक 2 आएगी तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे? 1। सर 1। हाँ, 3 माइनस 2 मतलब 1। तो कोई एक वेक्टर बता सकते हैं आप ऐसा? तो मैं, ये है रैंक 2 आ रही है आपकी। तो आप यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ टेल को इस हिसाब से। -3x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये आने हैं, आप ट्राई करें तो इतना आएगा। तो यहाँ से x1 x2 तो बराबर हो गए। तो अगर आप सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें x2 ही जो भी x1, तो 2x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 माइनस 2x1 ये मिलेगा। प्लस x3 इक्वल टू 0। ठीक, तो x1 अगर मैं 1 रख दूं तो x2 भी 1 हो जाएगा। तो आपका वेक्टर क्या मिल जाएगा? x1 1 तो x2 भी 1, x3 कितना हो जाएगा 2। ये आपके पास तीसरा वेक्टर है। इतना क्लियर है? यस सर। यस तो सर। हाँ, तो बच्चों अब आपके पास आप P बना सकते हैं इस आधार पर। तो जो P होगा आपके पास, P मैट्रिक्स, पहला वेक्टर क्या था? 1 1 1 ले लिया था हमने। दूसरा क्या ले लिया था? 0 1 -1। तीसरा क्या आ गया? 1 1 2। ठीक, ये आपके पास P मैट्रिक्स है। तो अब अगर आप P इनवर्स इंटू A इंटू P निकालेंगे भी, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ये आएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 3, जो आपके आइगन वैल्यूज आई थी। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, गारंटी है। आप चाहे वेरीफाई करके देख लें, क्योंकि आपको P पता ही है। आप P इनवर्स से निकालें, फिर A से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको P से मल्टीप्लाई करें। वो टाइम टेकिंग है, लेकिन वो 100% श्योर है कि वो यही आएगा। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। डायगोनलाइजेबल जब आप बात करते हैं, आपने जिस दिन आइगन वेक्टर निकालने सीख लिए ना बच्चों, और आइगन वेक्टर के लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन सीख ली, तो मुझे लगता है फिर आपको कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इक्वेशंस आसानी से बाकी सब बची खुची चीजें निकाल दें। तो अल्टीमेटली P निकालना था, तो आइगन वेक्टर ही तो निकाले हमने। और जिस ऑर्डर में आइगन वेक्टर आपने कॉलम की तरह लगाए, उसी ऑर्डर में राइट साइड में डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आज लिखा भी था उसी में। तो डायगोनलाइजेशन प्रोसेस समझ में आई? यस सर। यस सर। देखिए -1 की जो एक आइगन वैल्यू -1 आई,
उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है क्योंकि वो 2 बार हुआ है, ठीक। लेकिन आपने ये भी देखा कि उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 ही है। आपने 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर निकाले -1 के करस्पॉन्डिंग, तो ज्योमेट्रिक भी 2 आई, अलजेब्राइक भी 2 आई, तो ठीक है। और तीसरा तो एक ही बार आया, तो उसके साथ एक ही वेक्टर भी आया 1 1 2 लास्ट तीसरा वाला, तो इसलिए वैसे भी हमें समझ में आ गया था कि ये डायगोनलाइजेबल है। और डायगोनलाइजेबल है तो फिर डायगोनलाइजेबल बनाने के लिए जो मैट्रिक्स होता है वो भी लिख दो। पी क्या है, पी तो आप निकाल ही चुके हो। अब जब तीनों वेक्टर आपने निकाल दिए तो इसका मतलब आपको पी निकालना आ चुका है। तो बच्चों मैं समझा पाया ना आपको डायगोनलाइजेबल कैसे बनाते हैं? यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल लिखा रहा हूं, आंसर भी लिख देता हूं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग कुछ करेंगे बाद में, तो मैं लिख देता हूं, केवल एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं और प्रूव दैट A equal to 843 -8 -3 -4, बीच वाला -3 है, -2 -2 1, यह इज डायगोनलाइजेबल। ये चल रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो मैं बुक से उठा के सीधे वैल्यू बता दे रहा हूँ आपको। लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 आ रहा है, इसमें तो ऑब्वियस है। फिर अगर ये डिफरेंट आ गए तो फिर कुछ करना ही नहीं है, तो वही गारंटी हो गई। तो ऐसा पढ़ा था हमने। यस सर। ठीक है, तो इसको आप करेंगे और इसमें जो P आएगा आपके लिए, P मैट्रिक्स बुकर रॉडिन 8 है 4 3 2, 8 है, दूसरा वेक्टर 3 2 1, तीसरा वेक्टर है 2 1 1, ये P है। तो इसका मतलब जब आप P इनवर्स AP करेंगे तो उसी ऑर्डर में 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जहां डायगोनलाइजेबिलिटी नहीं हो पा रही है। ठीक, तो सर हाँ जी, सर ये मैट्रिक्स नॉन डेरोगेटरी है ना? मिनिमल पॉलिनोमियल की बात हो रही है। यस सर, मिनिमल पॉलिनोमियल की सर जो डिग्री होगी वो n होनी चाहिए नॉन डेरोगेटरी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो हम कह सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स नॉन डेरोगेटरी है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी। हाँ, नॉन डेरोगेटरी में तो दिक्कत नहीं है, डेरोगेटरी वाले केस चेक करने पड़ सकते हैं। यस सर। बढ़िया, ये क्वेश्चन है आपके पास। वैसे तो मैं ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ, अब देना नहीं चाहिए था मुझे। 2 -1 1 2 2 -1, फिर भी आप इसे चेक करिए इस समय। 1 2 -1, वेदर इट इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, वेदर आप करिए प्लीज, इज डायगोनलाइजेबल। तो इसका आंसर नहीं है, क्यों नहीं होगा ये आप बताएंगे।
कर पाएंगे इसको? सर इसमें आइगन वैल्यू निकालनी होंगी? हाँ, इस तरीकों में जो अभी हम पारंपरिक तरीके से चल रहे हैं ना, आइगन वैल्यूज आप निकालेंगे और अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में डिफरेंस आ जाएगा कहीं नहीं कहीं। तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये डिफरेंस आ रहा है, तो फिर डायगोनलाइजेबल नहीं। इसे होमवर्क समझिएगा, इसको करिए। तो डायगोनलाइजेबल में हम थोड़ा आगे बढ़ पाए हैं, मेरे ख्याल से अभी इतना काफी है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे ना बढ़ाया जाए। अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए, किताबें जो भी आपके पास उपलब्ध हैं या नेट है। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना या कहना है तो बोलिए। नहीं?